अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुश आमदीद। ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं और सोचना पसंद करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो प्रोग्राम है वो ट्यूटोरियल बेस्ड होगा, जिसपे हम 26th अमेंडमेंट के ऊपर बात करेंगे। इसका वे फॉरवर्ड है या ये बैक केयर है या इसके क्या खदोखाल है, क्योंकि ये काफ़ी अरसा हो गया इस अमेंडमेंट के ऊपर। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको डिटेल से डिस्कस किया जाए कि इस अमेंडमेंट के किस तरह की जो पॉइंट लाइंस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल से हम देखते हैं और हमारे सामने आती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बेसिकली अभी अमेंडमेंट के दो हिस्से में मैंने इनको तकसीम किया है। ये जो हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा ये पार्ट वन होगा 26th अमेंडमेंट का, जो नॉन जुडिशियल होगा, जिसमें वो चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे जो मीडिया पे उस तरीके से डिस्कस नहीं होती, या वो चीज़ें जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती, बिकॉज वो मीडिया में जो ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो जुडिशरी साइड ज़्यादा है, या उसका वो हिस्सा है जो ज़्यादातर उन अमेंडमेंट से रिलेटेड है जो थर्ड या ब्रांच ऑफ जो स्टेट है, यानी या गवर्नमेंट है, जुडिशरी से रिलेटेड है, वो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होती हैं। लेकिन वो चीज़ें उसमें अभी डिस्कशंस में नहीं आई, जिसमें जो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के हवाले से हैं या और चीज़ों के हवाले से है। तो मेरा जो पार्ट वन होगा इस अमेंडमेंट के अंदर, उसमें हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो नॉन जुडिशियल है, और नेक्स्ट पार्ट में और मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो पार्ट सेकंड है वो मैं आपके सामने रखूँ। तो हम इसके पहले सबसे पहले ओवरव्यू पे चलते हैं कि 26th अमेंडमेंट है क्या। ये है जी ओवरव्यू ऑफ द अमेंडमेंट। टोटल चेंजेस जो इसमें आई हैं या इंसर्शंस हुई हैं, यानी कुछ आर्टिकल्स को चेंज किया गया और कुछ को अमेंड किया गया। तो वैसे कुल मिला के जो मीडिया की रिपोर्टिंग है वो 56 हैं, जिसमें कुछ जो माइनर अमेंडमेंट्स हैं वो भी हैं, लेकिन हमने ज़्यादा फोकस उन अमेंडमेंट्स पे किया है जो मेजर है। तो वो 21 है। स्टार्ट होता है ये इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटेड टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई है वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आई है। वो है आर्टिकल 9A, जो नया इंसर्ट किया गया, इससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं था, जिसमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के हवाले से बात की गई। सेकेंड अमेंडमेंट इस पे जो आई है वो अमेंडमेंट इन आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिलेटेड टू एलिमिनेशन ऑफ रिबा बिफोर 1 जनवरी 2028। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा। थर्ड अमेंडमेंट हमारे पास आती है, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 48, वेयर एडवाइस गिवन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Amendment in Article 111, where expression of advisors shall be inserted along with Advocate General. Amendment in Article 175A of the Constitution related to the appointment of the judges of the Supreme Court. ये पार्ट टू होगा हमारा, जिसमें हम जुडिशरी के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं, एडवाइजर इसी तरह जो एडवोकेट जनरल के हवाले से हुई हैं, वो हम सेकंड पार्ट में रखेंगे, जिसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँ। उसके बाद है अमेंडमेंट इन आर्टिकल 177 रिलेटेड टू द बेयरिंग द judges of Supreme Court and High Courts from the dual nationality. Amendment in Article 179 about the fixation of tenure of the Chief Justice of Supreme Court. Amendment in Article 184 related to suo motu powers of Supreme Court. Next is the amendment in Article 185 of the Constitution related to court fee. Substitution of Article 186 related to transfer of cases from Supreme Court to other courts. Amendment in Article 187 related to the jurisdiction of Supreme Court in complete justice. Insertion of Article 191A related to the composition of Constitutional Bench in Supreme Court. Amendment in Article 193 of the Constitution related to the appointment of judges of High Court. Amendment in Article 199 related to suo motu powers in High Courts. Amendment in Article 203C and D. Amendment in Article 208. Substitution in Article 209 related to Supreme Judicial Council. और इसी तरह अमेंडमेंट इन आर्टिकल 215, 229, 230, 255 and 259 and fourth schedule of the Constitution. Here comes with the first amendment or insertion of Article 9A, that is clean and healthy environment. अब मैं आपको इसके सामने डिटेल इसके ऊपर शेयर करूंगा कि किस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें इनकलकेट की गई हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है और उनका वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले जो इंसर्ट किया गया है वो आर्टिकल 9A है। ये आर्टिकल आपको ये बताया, जो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक, ये जो 20 या 21 टोटल आर्टिकल्स हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। ये 1973 में जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक को डील किया गया वो एज अ चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स किया गया।
फंडामेंटल राइट्स में आज से जो है इस अमेंडमेंट के बाद से क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट में इंसान का फंडामेंटल राइट ट्रीट होगा। एवरी पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये चीज हमें बताती है कि आपसे यानी इस अमेंडमेंट से जो है वो जो क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट है, अब ये एक फंडामेंटल राइट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। और इस चीज में मैं एक चीज वाजे करता चाहूँ कि जब भी कोई चीज फंडामेंटल राइट्स बन जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसकी जो गार्डियन होती है वो सुप्रीम कोर्ट हो जाती है। अब क्योंकि 26th अमेंडमेंट में जुडिशरी की कुछ पावर्स भी इंक्रीज की हैं, कुछ पावर्स को कट डाउन किया है, और उसमें थोड़ा सा जो है एक नई चीज ऐड हुई है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये चीज अब डिबेट होगी कि अब गार्डियन सुप्रीम कोर्ट होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही में होगा, यानी इसमें फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ही होगी व्हेन इट गोज टू द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। सेकेंड इसमें चीज जो है वो इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्री determination to confront the pressing climate crisis and protect its people despite contributing minimally global emissions. लेडीज एंड जेंटलमैन, चीज हमें पता है कि पाकिस्तान जो ग्लोबल एमिशंस में है वो इतना बहुत बड़ी अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं करता। बट हमारे पास जो स्टेटिकल डेटा है वो हमें बताता है कि 2020 ऑनवर्ड पाकिस्तान उन मुल्कों में से है, उन टॉप 10 कंट्रीज में है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इस क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल एमिशन से। हमारे जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट को खराब करने में या पॉल्यूट करने में या ग्लोबल एमिशंस में बड़ी मिनिस्क्यूल है, बट जो उसका इफेक्ट है हमारे ऊपर वो बहुत ज्यादा है। इसलिए इस चीज का बहुत चीज को खातिर में रखते हुए एक बड़ा हेल्दी और बड़ा अहम इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने या हमारे स्टेक होल्डर्स ने लिया है कि हमने आर्टिकल इसको फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल में डील किया। इसी तरह हम देखते हैं कि 2019 और 20 से स्पेशली हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी एनवायरनमेंट को और क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट को एक बड़ा मेजर लॉन्च शेयर या एज टू द स्पेसिफिक ऑफ डिबेट एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इस चीज़ के ऊपर रखा गया है। सब ये स्टार्ट हम देखते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ से एक चीज़ स्टार्ट होती है जो वो ब्रिलियंट ब्रिलियंट ट्री सोनामी और क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए दरख्तों की होती है। फिर हम ये देखते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो उन्होंने इस सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को और क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट को अपनी जो यूएनजीए में उन्होंने दो तकरीरें की 2019 में और फिर 2020 में, उसको इस तकरीर का हिस्सा बनाया गया। फिर हमने देखा जो उसके बाद गवर्नमेंट आई उन्होंने भी अपनी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और एनवायरनमेंट को एक बड़ा मेन इनिशिएटिव के तौर पे डील किया गया। तो उसके बैकग्राउंड को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ ये उसका एक कंक्लूसिव पॉइंट था कि जहां आपने आर्टिकल को इस आर्टिकल 9A में इसको शामिल किया और ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आप उसको ले गए। This leads towards environmental justice, firstly recommended in Burma Declaration 2012. The conference declared a common vision on environment for the South Asian judiciaries. Lahore High Court established the green benches. इसका जो फर्स्ट पॉइंट था या फर्स्ट स्टेप था वो बेसिकली दो बर्न डेक्लेरेशन 2012 यानी 2012 की जो डेक्लेरेशन थी, जिसमें इस इशू को सबसे पहले मेन स्ट्रीम किया गया थ्रू जुडिशरी, यानी इसको एक लीगल कैनन्स में देखा गया। इससे पहले जो भी डिबेट थी या ज्यादा थी कम थी वो एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव में थी, उसको लीगल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं वो भूतपूर्व डेक्लेरेशन 2012 के बाद होती है। इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ग्रीन बेंचेस बनाया करेंगे जो डील किया करेंगे सस्टेनेबल एनवायरमेंट्स के हवाले से। जितने भी जो केसेस होंगे या जितने भी पिटिशंस होंगी इनको एक स्पेशली एक बेंच डील किया गया। A green single bench and green division bench at the principal seat, यानी एक सिंगल बेंच भी होगा, डीबी यानी डिविजनल बेंच भी होगा, जिसमें दो या मेरे से ख्याल है दो से ज्यादा मेंबर्स होते हैं हाई कोर्ट लेवल पे जो जस्टिस लेवल के जो इस केसेस को सुना करें। A senior most judge at the benches to grace the court as Green's bench single bench and two senior most judges at the benches to grace the court as Green division bench. यही चीजें हमने पहले पॉइंट आउट की कि सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे ये बेंच बना करेगा, सिंगल बेंच होगा या डबल बेंच होगा, तो वो इन किस तरह के केसेस सुना करेगा। Judicial activism in developing environmental jurisprudence. The most significant feature in the environmental landscape of the Pakistan is the judicial activism that has responded to public interest environmental litigation. This has been facilitated by the Article 199 of the Constitution of the Pakistan, which confers writ jurisdiction on the High Courts to enforce fundamental rights, and Article 184(3
which confers jurisdiction on the Supreme Court to enforce fundamental rights of the public importance. इस पूरे एक सिनारियो ने यानी भूलबंद कॉन्फ्रेंस ने या भूलबंद डेक्लेरेशन ने ये जो डेवलपमेंटल इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस था इसको एक प्रॉपर लिटिगेशन का हिस्सा बना दिया। यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस अब इन्वायरमेंट बेस्ड भी एवॉल्व किया करेगी, जो इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेने का। और इसको फैसिलिटेट किया जाएगा आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। हाई हम सारे जानते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशली हाई कोर्ट्स के अंदर एक रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है। यानी अगर कोई भी चीज पिटिशनर को लगे कि स्टेट उसके राइट को इन्फ्रेंच कर रही है या कोई भी चीज उसके फंडामेंटल राइट्स की अगेंस्ट है, तो वो वहां जाके हाई कोर्ट में फॉर प्ली ऑफ जस्टिस या प्ली ऑफ रिलीफ ले सकता है थ्रू रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो पांच पांच किस्म की रिट ज्यूरिसडिक्शन होती हैं जो हाई कोर्ट के अंदर डील होती है। बट इसमें एक चीज मैं पहले इसको क्लियर कर दूं, हाई कोर्ट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 184(3 which confers jurisdiction on the Supreme Court to enforce fundamental rights of the public importance। जिसका आर्टिकल 199 जो है वो हाई कोर्ट्स को एम्पावर करता है कि हम जो हाई कोर्ट्स हैं वो रिट ज्यूरिसडिक्शन के जरिए थ्रू जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस सुन सकती हैं। इसी तरीके से ऑन द सेम लाइंस हमें देखते हैं कि आर्टिकल 184(3 जो की पावर्स हैं सुओ मोटो पावर्स थी बिफोर द 26th अमेंडमेंट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। हमने ये देखा है कि 26th अमेंडमेंट से पहले हमारे एक क्लियर पावर्स थी आर्टिकल 199 की टू एनफोर्स रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट्स के पास, और सुओ मोटो पावर्स थी आर्टिकल 184(3 के नीचे सुप्रीम। अब इसमें फिर एक डिबेट होगी जो इसका ग्रे एरिया है कि क्या अब ये जो क्लीन एंड ग्रीन का इशू है जिसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, इसकी रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कहाँ पे होगी। उसकी वजह यह है कि हम जब इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 यानी हमारा पार्ट 2 जो होगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और जुडिशरी से रिलेटेड, तो हमें देख रहे थे कि 26th अमेंडमेंट में अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हाई कोर्ट के लेवल पे भी और सुप्रीम कोर्ट के लेवल। इसका मतलब ये है कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट ज्यूरिसडिक्शन सुनेंगे, और वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जब सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे तो वो आर्टिकल 184(3 के तहत केसेस सुनेंगे। तो ये भी एक डिबेट होगी और ये भी एक इशू रेज होगा आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट्स के अंदर। इसमें जो लैंडमार्क ग्रीन प्रेसिडेंट्स आए हैं वो शैला ज़िया वर्सेस वापडा केस था और फिर खेवड़ा माइन केस था। दोनों में ये इंश्योर किया गया, पहले हम शैला ज़िया वर्सेस वापडा केस देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हेल्ड दैट द राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट वाज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14। हमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट राइट है इसको राइट टू डिग्निटी के साथ लिंक किया है इस जजमेंट के अंदर। ये कहा गया है कि ह्यूमन इंसान को जो साफ माहौल मिलना है और ग्रीन माहौल मिलना है ये उसकी डिग्निटी के एन मुताबिक है, और अगर वो इससे महरूम है तो बेसिकली उसकी वायलेशन ऑफ अ डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमें देखते हैं कि जो मुख्तलिफ जजेस अब पब्लिक फोरम्स पे जाके बात कर रहे हैं, जैसा जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस इशू को रेस किया, जो उनकी लास्ट डेज जो पिछले दिनों लम्स के अंदर उनकी ये क्लीन एंड ग्रीन कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शिरकत की। वहां भी उन्होंने ये बात की कि आर्टिकल 14 के साथ इसको लिंक करके बेसिकली एक इशू को बहुत मेन स्ट्रीम कर दिया गया है कि अब ये डिग्निटी ऑफ मैन है इस को के डील करना एज अ डिग्निटी ऑफ मैन के क्लीन एंड ग्रीन एटमोसफेयर मिला इंसान को मिला। इसी तरह खेवड़ा माइन केस में द petitioner sought enforcement to the rights of the residents to have clean and unpolluted water against coal mining activities in an upstream area. The Supreme Court affirmed its expensive approach to Article 184(3) and stated that the right to have unpolluted water is the right everywhere, everyone, wherever he lives। यानी अनपॉल्यूटेड वाटर जो है अभी फंडामेंटल राइट है इंसान का जहां भी वो रहता है। केवड़ा माइन केस में भी हमने देखा कि इसको फंडामेंटल राइट इंश्योर किया गया, और पेशाला ज़िया वर्सेस वापडा केस में हमने देखा कि आर्टिकल 14 के साथ लिंक करके एक तो इसको फंडामेंटल राइट में लाया गया और उसको डिग्निटी ऑफ मैन के साथ लिंक कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें अमेंडमेंट की है वो हमने आपको बताया था आर्टिकल 9A जो फर्स्ट जिसमें इंसर्ट किया गया था, ये है सेकेंड अमेंडमेंट जो लाई गई है आर्टिकल 38। ये चीज आपको पहले मैं वाजे कर दूं कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक के जो इश्यूज होते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 40 तक के जो इश्यूज हैं यानी जो आर्टिकल्स हैं उनको चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स पॉलिसी कहते हैं। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज का मुराद ये है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जिसमें के तहत पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के स्टेट ऑपरेटर्स जो है वो अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगा या अपनी पॉलिसीज बनाएगा।
उसमें इस आर्टिकल को अब अमेंडमेंट करके इसके अंदर एक आर्टिकल डाला गया है कि एलिमिनेशन ऑफ रिबा इन पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम बिफोर 1 जनवरी 2028. In the Constitution, in Article 38, the paragraph F, the following shall be substituted, namely, eliminate riba completely before the first day of the January 2028. And this provision is included after the ruling given by the Federal Shariat Court in 2022 and ordered government to eliminate riba by December 31st, 2027. ये जो आर्टिकल है ये डील करता है, इस अमेंडमेंट में एक चीज रखी गई है कि 1 जनवरी 2028 इज द डेडलाइन जिसके बाद हम रिबा जो है खत्म, यानी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा 1 जनवरी 2028। इसका मकसद ये है कि जो फर्स्ट स्टेप लिया गया था, वो जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने 31 दिसंबर 2027 को 2027 तक ऑर्डर करना किया था 2022 में, कि 2027 तक जो है रिबा जो है उसको खत्म किया जाए, गवर्नमेंट को ऑर्डर किया। उसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स अपील्स वर फाइल्ड बाय द स्टेट बैंक, द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द थ्री प्राइवेट बैंक्स, क्वेश्चनिंग द फिजिबिलिटी एंड इमीडिएट इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसीजन। तो इसके रिस्पॉन्स में जाहिर है जो कॉमन सेंस थी वो प्रिवेल की कि किस तरीके से इसको इन्फोर्स किया जाएगा और कैसे इसको फिजिबल बनाया जाएगा। तो स्टेट बैंक ने, नेशनल बैंक ने और थ्री प्राइवेट बैंक्स ने इसको चैलेंज किया, इसकी अपील की, और मेरा ख्याल है जो फेडरल शरीयत कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। However, the government's intent to comply the state bank However, the government's intent to comply, the State Bank and National Bank of Pakistan withdraw their appeals, though the private banks' appeals remain. उसके बाद गवर्नमेंट ने अपील ये फैसला किया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लिहाजा जो गवर्नमेंट के बैंक थे, यानी स्टेट बैंक था जो फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक है, और उसके बाद जो स्टेट का बैंक है, उसके बाद जो नेशनल बैंक है फेडरल गवर्नमेंट का जो बैंक है, उसने अपनी अपील्स को विड्रॉ कर लिया, बिकॉज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लिहाजा ये दोनों बैंक्स ने अपनी अपील वापस ली, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी अपील्स अभी तक इंटैक्ट और रिमेन है उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। This amendment specifies the deadline of elimination, which was not mentioned earlier in Article 38. अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो चीज पहले मिसिंग थी वो ये था कि आर्टिकल 38 के अंदर एक कोई डेडलाइन स्पेसिफाई नहीं की गई थी कि हम रिबा को कब खत्म करेंगे। उसमें ये कहा था कि एज सून एज पॉसिबल और जल्द से इसको खत्म किया जाएगा, लेकिन कोई डेडलाइन स्पेसिफाई नहीं की गई। इस अमेंडमेंट ने जो है डेडलाइन स्पेसिफाई कर दी, और इसको आर्टिकल 38 में ये इंश्योर किया है कि 1 जनवरी 2028 तक रिबा जो है हमारी बैंकिंग सिस्टम से, यानी इंटरेस्ट जो है हमारी बैंकिंग सिस्टम से निकल जाए और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की तरफ हम चले जाए। This is the real challenge of a government, to eliminate interest when government is totally dependent on interest based economy. देखिए, किसी भी मुल्क में जाहिर है इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक्स, सारी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो तो इस वक्त इंटरेस्ट पे चल रहा है। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इकोनॉमी का जो हेड है वो है ही इंटरेस्ट। तो इस सिनारियो को सामने रखते हुए गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज से कम एक हरकुलियन टास्क है जिसको उसको करना है कि किस तरह आप इंश्योर करेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी भी इंटरेस्ट बेस्ड है, वो जो डेट ड्रिवन है, यानी डेट ड्रिवन इकोनॉमीज जो बाहर के लोगों से, एक्सटर्नल बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको एक बहुत हैंडसम अमाउंट जो अपने डेट की सूद में अदा करनी पड़ती है, वो किस तरह इस सारे चैलेंज से निकले। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी। दिस प्रोविजन इज एडेड इन द चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, नॉट इन द फंडामेंटल राइट्स। इट्स वायलेशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड एनी कोर्ट, दिस वुड ईज द बर्डन ऑन गवर्नमेंट। अब आप इस चीज को अंदाजा करें, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि एक मुश्किल टास्क है, लिहाजा गवर्नमेंट ने अपने लिए क्वेश्चन रखा है कि इस चैप्टर को उन्होंने, या इस अमेंडमेंट को उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा। अगर वो फंडामेंटल राइट्स में रखते तो इसमें एक लीगल प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए आ सकता था कि अगर वो इस डेडलाइन को मीट ना कर पाते तो मामला सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चैलेंज हो सकता था, तो उसकी लीगल कॉलिटेशंस और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते थे। लेकिन क्योंकि ये जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का चैप्टर है, लिहाजा ये किसी भी कोर्ट में उस तरीके से चैलेंज नहीं हो सकेगा। तो गवर्नमेंट को एक क्वेश्चन मिल गया है उस डेडलाइन को मीट करने का, या इन केस अगर डेडलाइन मिस भी हो जाती है तो गवर्नमेंट को पता होगा इट कैन नॉट बी चैलेंज, सो वी आर, दिस वुड इज द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, वी आर इन द इजी पाथवे टू, हम उसको जो है इजीली टैकल करें। Following the decision of the Federal Shariat Court issued in 2022, the State Bank intensified its effort to transform the country's banking system to align with Islamic principles. अच्छा, इसमें हमें एक चीज
भी देखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट जो है वे स्टेप्स के ऊपर जा चुकी है, वे फॉरवर्ड्स के ऊपर जा चुकी है, जो इसकी जो इंटेंसिफिकेशन है ऑफ वबा की उसको कम से कम करती जा रही है। जिसमें स्टेट बैंक ने जो है ना स्टेप वन लिया है, और स्टेट बैंक ने थोड़ा उसको लीड किया है, कुछ बुनियादी ट्रांसफॉर्म्स की हैं इकोनॉमी के अंदर जिनको अलाइन किया जाए इस्लामिक प्रिंसिपल के साथ, जिसमें लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें major banks like HBL began establishing Islamic branches with a view toward full conversion to Sharia compliant operations by 2027। इस वक्त जो HBL के अंदर एक पूरा सेल और कंप्लाइंट ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, एक सेल बन गया है जिसमें उनका चैलेंज ये है कि इसको किस तरह हम शरिया बेस्ड प्रिंसिपल्स में लेके जाएंगे। The trend is reflected in the sustained growth in the profitability of the Mizan Bank, most prominent Islamic bank। मिजान बैंक के अंदर हम देखते हैं कि प्रो इस्लामिक या इस्लामिक बेस्ड बैंकिंग जो है वो ज़्यादा हमें नज़र आती है। उसके रिपोर्टेडली हम देखा है कि द लास्ट फिस्कल ईयर द मिजान बैंक रिपोर्टेड एन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 84.5 बिलियन, $305 million, marking an 88% increase over the previous year। This profit was way higher than the banking giants like HBL and NPB। अब ये बहुत इनकरेजिंग चीज़ है स्टेट के लिए भी और हमारे गवर्नमेंट्स के लिए भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, फेडरल गवर्नमेंट्स के लिए भी, कि जो मिजान बैंक है यानी इस्लामिक बैंक, इस्लामिक बेस्ड बैंकिंग जहाँ पे हमें नजर आती है वहाँ पे उनके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट के लिए भी आसानी होगी, बैंक्स के लिए भी आसानी होगी कि वो इस तरफ आए, और वो जो टारगेट है हमारा 2027 तक या 2028 तक उस रिबा को ख़त्म करने का, उसको मीट विद करें। क्योंकि अगर उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, उनको भी कोई ना कोई चीज़ इसमें एक लग्जरी नजर आएगी, तो वो उसको ज़्यादा एक्टिवली परसू करें। After the ruling by the Federal Shariah Court in 2022, the government has focused on issuing bank sukuk Islamic financial certificates जो होते हैं as an alternative to conventionally interest-bearing debt। Sukuk-based borrowing raised to 6.5 trillion in 2022। जो वो Islamic financial certificates है जिनको हम sukuk कहते हैं, ये उनके जो बोरोइंग है उसमें भी 6.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है और उस तक पहुंच गए हैं, बल्कि रेस टू 6.5 ट्रिलियन, यानी 6.5 ट्रिलियन तक वो जो बोरिंग्स है अब तक पहुंची है। यानी ये इस वक्त जो है मार्केट में हम देखते हैं जो इस्लामिक बेस फाइनेंसिंग है वो प्रमोट हो रही है। स्टेट बैंक एफर्ट्स टू कन्वर्ट Pakistan investment bond to Sukuk। Once the debit is converted to the asset banking lending by the government and state bank, the prospects of a completely रिबा फ्री सिस्टम विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। यही बात जो हम पहले कर चुके हैं कि अगर ये जो इस्लामिक बैंकिंग है और ये एसेट बैक्ड इकोनॉमी है जिसमें एसेट को मॉर्गेज रख के आप कोई डेट लेते हो या आप लैंडिंग करते हो, तो अगर उसमें स्टेट बैंक उसमें कामयाब हो जाता है तो ये काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स हैं कि किस तरह इसको, ये रिबा का जो का है, रिबा फ्री सिस्टम है, इसको हम बेहतर से बेहतर करते रहेंगे, और हो सकता है हम अपनी डेडलाइन के पहुंचते करते हम उस टारगेट को मीट कर लें जहाँ पे अपनी बैंकिंग को रिबा फ्री या इंटरेस्ट फ्री बना सके। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हमारे पास लेडीज एंड जेंटलमैन है वो है अमेंडमेंट आर्टिकल 48। In the Constitution, in Article 48, for Clause 4, the following shall be substituted, namely, the question whether any and if so what advice was tendered to the President by the Cabinet or the Prime Minister shall not be inquired into in or by any कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी। जिसके ऊपर हमने बात की कि आर्टिकल 48 के अंदर एक कवर दे दिया गया है, एक इम्यूनिटी दे दी गई है, जो एडवाइस भेजता है प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। कोई भी, जिस तरह हमें पता है कि कोई भी सदरी अगर मूव होनी है, कोई भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स होनी होती हैं, तो वो सारी थ्रू प्राइम मिनिस्टर होती हैं, थ्रू समरी मूव की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। फर्स्ट वो कैबिनेट से अप्रूव होती है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अप्रूव होती है, और उसके बाद वो जाती है प्रेसिडेंट के पास फॉर द अप्रूवल। तो उसमें जब आर्टिकल 48 की में जो ओरिजिनल आर्टिकल 48 था उसके अंदर ये जो लीगल कवर था कि उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, ये नहीं था। अब इसको एक लीगल कवर दे दिया गया, यानी कोई भी ऐसी चीज जो प्राइम मिनिस्टर थ्रू समरी मूव करेगा और एक एडवाइस भेजेगा प्रेसिडेंट को कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट में क्या डिसीजन होना चाहिए, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, या क्या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है हमारा कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर समरी भेजेगा और एडवाइस भेजेगा प्रेसिडेंट को बाय द कैबिनेट और बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो उस समरी को या उस एडवाइस को चैलेंज नहीं किया जाएगा इस चीज के ऊपर कि जी ये गलत है या सही है। तो इसमें एक चीज तो बहुत अच्छी है कि एक चीफ एग्जेक्टिव को और प्रेसिडेंट को एक कवर दे दिया गया है कि
ताकि जो है उनकी जो एग्जेक्टिव बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, उनकी जो डिसीजंस हैं, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ना हो। इससे पहले हम ये देखते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट और एग्जेक्टिव की जो हमारा यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और हमारी गवर्नमेंट होती है, उनमें कुछ ऐसे उनमें जो हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। बहुत सी जगह पे हमने देखा कि गवर्नमेंट्स के फैसलों को, एग्जेक्टिव फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जिसके लिए उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना मुश्किल हो गई, या उनकी किसी भी समरी के अंदर वो जो है अ, उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, जो मुश्किल हो गया फिर इम्प्लीमेंट करना। जिसमें मुझे याद आता है 2019 या 2020 में जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की समरी मंजूर हुई फॉर द एक्सटेंशन, तो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले सस्पेंड किया उस ऑर्डर को, जो थ्रू समरी प्राइम मिनिस्टर ने किया था और भेजा था प्रेसिडेंट को। और उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया गया जिसपे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी गई थी, और फिर उसके बाद उसको डिसीजन ये दिया कि जो भी एक्सटेंशन होगी वो थ्रू पार्लियामेंट होगी, और जो भी उसकी प्रॉपर डिसीजन आया। तो उस बुनियाद के ऊपर मेरा ख्याल है ये चीज़ दी गई कि शायद के कोर्ट के अंदर वो मामला जो एग्जेक्टिव बेस्ड है वो ना जाए। तो इसके एक ये शाइनी साइड है जो कि इनकरेजिंग साइड है और उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। लेकिन अगर कोई एक चीज का ग्रे साइड देखा जाए तो वो है व्हाट इफ एडवाइस अगेंस्ट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कोई ऐसी एडवाइस भेज देते हैं या ऐसी समरी मूव होती है थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टू द प्रेसिडेंट जो लगता है प्राइमा फेशाई या ऑस्टेंसिबली कि वो अगेंस्ट लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो भी चैलेंज नहीं हो पाएगी? तो ये वो एक चीज है जो इशू है जो अभी अनएड्रेस्ड है। ये हो सकता है आगे जाके हमारे स्टेक होल्डर्स इसको देखें। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है हमारे पास वो है अमेंडमेंट इन आर्टिकल 215। After the first proviso, the following new proviso shall be inserted, namely, provided further that the commissioner and the members shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon the office. And ये बेसिकली अमेंडमेंट है आर्टिकल 215 में। आर्टिकल 215 डील करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड, उनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है, उनका टेन्योर है, वो कितने माजरत कितने साल के लिए वो आएंगे, क्या एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर होगा, कितने साल का उनका टेन्योर होगा, वो किस तरह अपॉइंट होंगे, वो किस तरह उसके बाद उनको अगर रिमूव करना है तो उसका क्या तरीका होगा। वो सारा कुछ आर्टिकल 215 से ऑनवर्ड मुख्तलिफ सब क्लॉज और सब क्लॉजेस में डील किया जाए। इसके अंदर जो अमेंड किया गया है वो ये आर्टिकल 215 में ये रखा गया है कि इससे पहले ये था कि 4 साल का या 5 साल का टेन्योर होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, 4 ईयर टेन्योर होता था। तो उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाता था तो फिर लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो बैठते थे और एक नाम पे कंसेंसस हो जाता था। अब ये रखा गया कि इन केस अगर कंसेंसस नहीं होता और नेक्स्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता, तो जो इनकम्बेंट होगा वो कंटिन्यू करेगा। इससे ये हो जाएगा कि वो कंटिन्यूटी रहेगी, तो बीच में वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। वरना अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में कंसेंसस नहीं हो पाता तो फिर, और जो इनकम्बेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी रिटायर हो जाता है, तो एक गैप क्रिएट होता था कि ऑफिस के मामला कौन चलाएगा। स्पेशली इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है जिसके जिम्मे इलेक्शन की जिम्मेदारियां हैं और तरह की जिम्मेदारियां हैं, तो उसमें फिर अगर ऑफिस बेयर या उनका टॉप लीडरशिप जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं है, तो उसमें वो एक प्रॉब्लम हो सकता था गवर्नमेंट के लिए भी और वैसे भी ओवरऑल मुल्क के लिए भी। तो उसमें एक स्टॉप गैप को मीट विद किया गया है जिसमें एक आ गया कि जो सक्सेसर आके आने से पहले जो इनकम्बेंट होगा वो कंटिन्यू रखे। तो इसमें ये तो चीज पॉजिटिव है। जो इसका ग्रे साइड है वो ये है कि व्हाट इफ देयर वुड बी नो कंसेंसस बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन फॉर नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द इनकम्बेंट विल कंटिन्यू हिज और हर टेन्योर। अब इसमें वही, और सेकंड है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड मस्ट बी इंक्लूडेड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर नहीं होता लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो क्या फिर वो कंटिन्यू करेगा, करता रहेगा? और क्या अगर वो जो कंसेंसस मीट विद होने में या कंसेंसस बनने में अगर देर लगती है, तो फिर वो जो इनकम्बेंट ही वो तो फिर एक तरह के अपने टेन्योर से ऊपर चला जाएगा, तो फिर एक तरह की एक्सटेंशन में चला जाएगा। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं रखा गया कि इतने टाइम के अंदर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कंसेंसस जनरेट करना है। ये हो सकता था कि आप टाइम फ्रेम रख देते कि इतनी देर में कंसेंसस जनरेट करना है, कंसेंसस होना है, और उतनी देर तक के लिए इनकम्बेंट कंटिन्यू हो। तो फिर तो शायद ये आसान होता, और ये इसका जो है आसान होता, और इसका वो जो ग्रे एरिया है वो म्यूट विथ हो जाता, या वो
ना उस तरीके से प्रॉब्लम होती, लेकिन उसमें अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है तो फिर ये एक एरिया होगा जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 229, instead of two-third members of the National Assembly or Provincial Assembly through President or Governor, but one-fourth of the members of assemblies shall send reference to Council of Islamic Ideology for advice whether the proposed law or is not repugnant to the Islamic injunctions। अच्छा, ये आर्टिकल 229 कहता है कि जो पहले अमेंडमेंट से पहले इसमें ये था कि टू थर्ड मेंबर्स जो थे वो नेशनल असेंबली, अगर कोई फेडरल लेवल का मैटर है यानी स्टेट लेवल का मैटर है तो नेशनल असेंबली के, या प्रोविंशियल लेवल का मैटर है तो प्रोविंशियल असेंबली के टू थर्ड मेंबर्स अगर कोई रेजोल्यूशन पास करके कोई रेफरेंस भेजते हैं, यानी अगर फेडरल नेशनल असेंबली ने भेजना है तो उसने वो रेफरेंस इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को भेजना है कि कोई भी लॉ रिपग्नेंट तो नहीं है इस्लामिक इंजंक्शंस के, तो वो थ्रू प्रेसिडेंट वो रेफरेंस भेजे। और अगर प्रोविंशियल असेंबली ने भेजना है, यानी प्रोविंशियल असेंबली ने कोई लॉ बना दिया और वो जानना चाहते हैं कि क्या ये लॉ जो है ये प्रोविंशियल कोई ऐसा लॉ तो नहीं प्रोविंशियल असेंबली ने बना दिया जो इस्लामिक लॉ से इंजंक्शन की से खिलाफ वर्जी है, रिपग्नेंट है, तो वो गवर्नर के थ्रू भेजते थे। तो पहले ये था कि टू थर्ड मेंबर्स अगर किसी रेजोल्यूशन को पास करते थे टोटल असेंबली यानी नेशनल असेंबली की या प्रोविंशियल असेंबली, तो वो फिर गवर्नर या प्रेसिडेंट या गवर्नर के थ्रू इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को भेजा जाता। अब ये कह दिया गया नई अमेंडमेंट में कि वन फोर्थ, टू थर्ड नहीं होगा, वन फोर्थ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द assemblies shall send reference to council of the Islamic ideology for advice whether the proposed law is or is not repugnant to the Islamic injunctions। इसमें जो सेकंड चीज है, आप आर्टिकल 229 को रीड करें और उसमें जो आपको डिफरेंस है वो फिर खुद ब खुद और वाज़ह क्लियर आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 230। Constitution in the Article 213 Clause 4 for the full stop and the end, a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the final report in any case shall be considered within 12 months after it has been laid. Final report had been considered within 2 years before this amendment। जिस तरह हम जानते हैं कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल हर साल जो है या हर 2 साल के बाद अपनी एक रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को भेजता है कि उन्होंने जो है उसमें जितने भी कानून साजी हुई है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, उनमें से इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल समझता है कि ये कानून साजी जो है ये इस्लाम के अगेंस्ट है या ये इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इस्लाम के ऊपर उसकी क्या ये व्यू है। तो वो एक रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को भेजता है फॉर द कंसिडरेशन कि पार्लियामेंट इसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करे और इसके ऊपर जो है ना कोई अगर जहाँ पे कानून साजी करने की जरूरत है वहाँ कानून साजी करे, जहाँ एग्जेक्टिव को कुछ करने की जरूरत है तो मामला गवर्नमेंट को भेज दे। तो उसके लिए पहले इस अमेंडमेंट से पहले गवर्नमेंट के पास टाइम, असेंबली के पास टाइम होता था पार्लियामेंट 2 साल के लिए कि वो 2 साल के अंदर अंदर अपनी कंसिडरेशंस भेजेगी। अब उस टाइम को कम करके 12 मंथ कर दिया गया, यानी 1 साल कर दिया गया कि अब 2 साल नहीं बल्कि 1 साल के अंदर अपनी कंसिडरेशंस देगी और मामला को वो हैंडल करके उसको कंक्लूड करके वापस भेजेगी। Amendment in Article 255. In the Constitution, in Article 255, in Clause 2, for the words that person occurring at the end, the expression the Chief Justice of High Court in case of a province and by the Chief Justice of Pakistan in all other cases shall be substituted. Before the amendments, oath was administered by the special person or a person nominated by that special person, but now oath shall be administered by Chief Justice High Court in case of province and Chief Justice of Pakistan in other cases। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हमारे आर्टिकल ये जो आर्टिकल 255 है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि अगर ये डील करता है कि कोई भी शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर है वो ओथ कैसे लेंगे, वो किन लोगों से ओथ लेंगे, तो उसमें जो पहले लफ्ज था वो था एक स्पेशल पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा ओथ लेने के लिए। वो उस डिपार्टमेंट से हो सकता है, उस इंस्टीट्यूशन से हो सकता है जो किसी शख्स से ओथ लेगा जो पोजीशन। इस अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होंगी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट होगी, उसकी अगर वो प्रोविंशियल बेस्ड होगी तो अब कोई पर्सन नहीं लेगा बल्कि उस प्रोविंस का जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का वो लेगा। और अगर वो नेशनल लेवल की कोई अपॉइंटमेंट है यानी फेडरल लेवल की अपॉइंटमेंट है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको ओथ लें। इसको आप बेहतर और समझना चाहते हैं तो जो ओरिजिनल आर्टिकल है 255 को पढ़ें और फिर इसके साथ जो अमेंडमेंट आई है जब आप उसको देखेंगे तो आपको और ज़्यादा वाजह वाजे हो जाएगा कि इसमें अक्सर अमेंडमेंट के पीछे
क्या कॉज है? Amendment in Article 259. In the Constitution, in Article 259 and Clause 2, for the words on nursing, the expression science, technology, medicine, arts or public service shall be substituted. अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये डील करता है कि अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, आपको कोई डेकोरेशन मिला है, आपको कोई टाइटल मिला है, तो वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक फेडरल गवर्नमेंट उसको डोस ना करे, फेडरल गवर्नमेंट उसको अप्रूव ना करे। फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर, फेडरल स्टेट की मंजूरी के बगैर आपको कोई अवार्ड या आपको कोई भी टाइटल नहीं मिल सकता। हम देखते हैं मुख्तलिफ औकात में 23 मार्च को, 14 अगस्त को कुछ लोगों को मेडल्स दिए जाते हैं, डेकोरेशंस दिए जाते हैं, डेकोरेशंस दिए जाते हैं, और इसी तरीके से जो है वो टाइटल्स दिए जाते हैं। तो उनमें ये चीज़ ऐड की गई। पहले ये था कि सिर्फ नर्सिंग, जब आप आर्टिकल 259 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नर्सिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ गया जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें थी। अब उस नर्सिंग के एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया गया, उसमें लिख दिया गया साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, आर्ट्स और पब्लिक सर्विस। उस नर्सिंग के जो जो स्पेसिफाई किया गया था उसको और एक्सप्लोर करके इन पांच चीज छह चीजों को, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, आर्ट्स और पब्लिक सर्विस को भी, कि आप किसी फील्ड में भी आपको कोई अवार्ड मिलेगा या कोई भी आपकी खदमात को एक्नॉलेज करते हुए टाइटल दिया जाएगा, वो फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर नहीं होगा। ये जो लास्ट अमेंडमेंट है ये फोर्थ स्केजुअल से रिलेटेड है। ये फोर्थ स्केजुअल जो है ये बेसिकली आपको पता है 18th अमेंडमेंट के बाद जो कंकरेंट लिस्ट थी वो खत्म की गई। उससे पहले जो कानून साजी होती थी उसमें तीन लिस्टें होती थी, एक फेडरल लिस्ट होती थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट होती थी, एक कंकरेंट लिस्ट होती थी। फेडरल लिस्ट वो होती थी कि जिसमें कि वो एरियाज जिनमें सिर्फ कानून साजी फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, और उसके अलावा जो वो होती थी क्या कहते हैं प्रोविंशियल लिस्ट होती थी, उसमें कानून साजी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, और बहुत से ऐसे एरियाज थे जिनमें दोनों कर सकते हैं। लेकिन फिर 18th अमेंडमेंट के बाद खत्म कर दिया गया और दो लिस्ट हो गई, इसमें फेडरल थी और प्रोविंशियल लिस्ट थी। तो लिहाजा अब ये एक और अमेंडमेंट आ गई है जिसमें फेडरल जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उसमें पहले जो था सिर्फ कंटोनमेंट एरियाज का लफ्ज था कि उनसे रिलेटेड कोई भी इशू होंगे वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आएगा, लेकिन उसमें एक्सप्रेशन को बना दिया गया, बढ़ाया गया कि लोकल टैक्सेस, फीस, चार्जेस, टोल्स इन सच एरियाज शैल बी इंसर्टेड। यानी उनके अंदर लोकल टैक्स भी फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, सेस चार्जेस भी गवर्नमेंट लगाए, फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, टोल्स भी गवर्नमेंट लगाएगी। इसका बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कंटोनमेंट्स थे प्रोविंशियल लेवल पे, उनके ऊपर जब फेडरल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाना चाहा या आर्मी ने कुछ उसके ऊपर, हमारा जो कुछ उनका जो डोमेन के अंदर कोई रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर कोई उन्होंने टैक्स लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड करार दे दिया इस बुनियाद पे कि ये प्रोविंशियल डोमेन है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट या आर्मी डायरेक्टली उस तरीके से विदाउट दी वो जो है ना कंप्लाइंस ऑफ द या विदाउट द कोलैबोरेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। तो फिर उसकी बुनियाद पर ये प्रॉब्लम को आता है टैक्स के अंदर, और जाहिर है अभी क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना है तो टैक्स को मेन स्ट्रीम करने के लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट की गई कि अब ये जो कंटोनमेंट्स के एरियाज हैं इनके अंदर भी जितने भी टैक्स वगैरह सेस फीस चार्जेस होंगे ये फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, तो और फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन होगा। तो ये लास्ट आर्टिकल था जो नॉन जुडिशियल रिलेटेड था और पार्ट वन से रिलेटेड है। तो इसको आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ें डिटेल, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको और जैसे और ज़्यादा ये वाजे हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये है आज का एपिसोड जिसमें हमने डिस्कस किया है जो पार्ट वन है 26th अमेंडमेंट का, कि उसमें जो नॉन जुडिशियल अमेंडमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या वे फॉरवर्ड है, या वो एक बैक गियर है, या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बिकॉज इट्स थिंकिंग टाइम।